हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का 70 नंबर पक्का कराने वाला हूं। ठीक है, जो आप लोगों का 70 नंबर का पेपर आता है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना, तो आप 70 में 65 नंबर जरूर लाओगे। यानी कि 70 में 65 नंबर आप जरूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के आपके पूरे बुक में, ठीक है, पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पूरे बुक में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताएंगे। साथ में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी इसी वीडियो में है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आपका लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो और न्यूमेरिकल हो। ठीक है, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, 100% पक्का आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा पूरे का सॉल्यूशन, तो वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या पूछ रहा है। ऊष्मा छेपी या फिर जिसे हम लोग कहते हैं दहन। ठीक है, ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है? दहन। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है जलना। जैसे किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें दहन यानी कि हमारा ऊष्मा बाहर निकलती है, दहन होता है। एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। आपको यहां बताना है कि जो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये दोनों क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाना है। मतलब एज एग्जांपल्स भी आपको समझाना है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ध्यान से समझ लो एक एक क्वेश्चन को, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप सारा तैयार कर लोगे तो टॉपर ही बन जाओगे। और अगर आपने 60% 70% तैयार कर लिया तो भी आप 80% 85% 90% ले आओगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको उदाहरण के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाना है। ठीक है, जो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है उसको आप लोग उदाहरण के साथ अच्छे से समझाओ। समझ में आया रेडॉक्स अभिक्रिया? अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ध्यान दो, जो आप लोगों का इन दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला संक्षारण, जो हमारा संक्षारण होता है। दूसरा हमारा विकृत गंधिता, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा VVIMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब साइंस के ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन नहीं आता है, आप चेक कर लो। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं तो आपका साइंस बिल्कुल क्लियर है, और अगर नहीं आता तो आप लोगों का साइंस अभी क्लियर नहीं है। 4 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है? जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी को पता है क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है? बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, अपचयन, उपचयन। जितना आपको आता है वो लिखो, पूरा नहीं जरूरी है। 4 से 5 अभिक्रिया लिख दो, बहुत है। 4 से 5 बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीएच की परिभाषा। जो पीएच होती है उसकी परिभाषा देना है। इनका या फिर इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हो? जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू, उसकी परिभाषा देना है। जो उसका डिफिनीशन होता है आपको बताना है। ठीक है, पीएच का। और ये जो होता है इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हो? जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है उससे आप क्या समझते हो? तो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उसका परिभाषा लिखना है, उदाहरण भी देना है। सभी को पता है कि एसिड जो होता है,
एसिड और प्लस बेस, यानी कि एसिड और बेस जो अभिक्रिया करता है तो हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर बनता है। तो यही जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड बेस जब आपस में मिलेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, यही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा। 7 नंबर, इसमें हमारे लॉन्ग भी हैं, लघु उत्तरीय भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, पूरे क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और इसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। विधि लिखिए और तथा रासायनिक गुण भौतिक गुण बताइए। जो बेकिंग सोडा होता है उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि बताओ भाई, कैसे बनाया जाता है, रिएक्शंस आप लोगों को देना है। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताना है, इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी बताना है, भौतिक गुण जो है वो भी बताना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यंजक चूर्ण। जो व्यंजक चूर्ण है उसको बनाने की विधि बताना है। जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि लिखिए तथा रासायनिक और भौतिक गुण लिखिए। जो इसके रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुण वो भी लिखना है। जो हमारा व्यंजक चूर्ण होता है, व्यंजक चूर्ण सबसे पहले आप बनाने की विधि लिखो और उसके जो रासायनिक भौतिक गुण होते हैं उसको भी आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है और बनाने की विधि भी बताना है आपको और उपयोग भी लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये भी बताना है, बनाने की विधि भी आप लोगों को लिखना है, उपयोग भी लिखने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको क्या होता है, बनाने की विधि, उपयोग, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट की वर्जन तथा निस्तापन क्या होता है। वर्जन जो होता है और निस्तापन, इसके बारे में आपको बताना है, उदाहरण भी लिखना है। तो वर्जन और निस्तापन के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वर्जन तथा निस्तापन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अयस्क तथा खनिज को परिभाषित कीजिए। जो अयस्क होते हैं और खनिज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में आता है। अयस्क की परिभाषा लिखिए, खनिज की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अयस्क तथा खनिज को आपको डिफिनीशन लिखने हैं, परिभाषा लिखने हैं, उदाहरण देना है, अंतर भी बता दो, कोई एक अंतर बता दो, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और इनके अनुप्रयोग भी 1-2 आप लोगों को पढ़ाया गया, 2 अनुप्रयोग पढ़ाया गया है, सभी को पता होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हमें फुल में फुल नंबर लाना है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उदाहरण लिखिए और साथ में आपको उदाहरण भी लिखने हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला है हमारा मिश्र धातु किसे कहते हैं। जो हमारी मिश्र धातु होता है, ठीक है, मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं, तो वो मिश्र धातु के बारे में बताना है, ठीक है। और मिश्र धातुओं के नाम भी बताना है, संगठन तथा उपयोग भी बताने हैं। तो सबसे पहले आप मिश्र धातु की परिभाषा लिखो, उसमें मिश्र धातुओं में जो आपके नाम है उसको बताना है, संगठन बताना है और उपयोग भी बताने हैं, ठीक है। कैसे मिश्र धातु में क्या क्या मिलता है ये सारी चीजें। अब हमारा 15 नंबर टॉपिक है, क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। जो हमारा समजातीय श्रेणी होता है वो क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखो और उनके कुछ आपको उदाहरण भी देने हैं, लक्षण भी बताने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। जो एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन से आप क्या समझते हो, उदाहरण लिखिए। जो हमारा एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, इन सब को आपको पता होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, किसी को पता है, CnH2n+2, ये एल्केन होता है। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का, एल्काइन यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये हटाओ, CnH2n-2। ये सब इन सब के सूत्र हैं डियर।
ठीक है, तो इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है अच्छे से। अगला, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर आपको अच्छे से टिप्पणी लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है और आप लोगों को तैयार भी कर लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के यौगिक का संरचनात्मक एवं सूत्र लिखिए। संरचनात्मक एवं सूत्र लिखना है। प्रोपेन टू ऑल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 3 ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, नहीं ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, ब्यूटेनॉन 2 के, तो इसका आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। सारे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को, जो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो मिसल होता है, मिसल की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मिसल की क्रिया होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मिसल की क्रिया सभी को पता होगा, साबुन में जो आपका मिसल की क्रिया है, झाग और वाटर वाला क्रिया, ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के निर्माण के प्रमुख विधियों का रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल जो होता है उसके आपको निर्माण के प्रमुख विधि लिखना है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, विधि, एंड रासायनिक गुण भी बताना है, एंड आपको उपयोग भी लिखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए, ठीक है। 22 नंबर है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एस्टरीकरण होता है, एस्टरीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है, अभी तक केमिस्ट्री था, अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होगा। देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, चित्र तथा भाग लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्य का पाचन तंत्र, क्योंकि आपको फिगर भी बनाना है, चित्र भी, और उस चित्र में आपके 4 से 5 भाग होते हैं, जैसे मुख हो गया, ग्रहणी हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, गुदाद्वार, इन सब के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको 7 नंबर देकर जाएंगे और 7 में 7 आपको लाना भी है, ठीक है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसका आपको सचित्र यानी कि चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करना है। ऐसा नहीं कि आप बिना चित्र के वर्णन कर दो, चित्र आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि चित्र के ही कहीं ना कहीं आपको 2-3 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो पाचक रस होते हैं उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, पाचक रस पर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो पाचक रस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय जिसमें वायु उपस्थित होता है O2 ऑक्सीजन, और अवायवीय जिसमें वायु O2 नहीं होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताने हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, धमनी, जो धमनी होता है और सिरा में क्या अंतर है। धमनी और सिरा में आपको अंतर बताना है। एक तरफ आप धमनी का हेडिंग डालो, एक तरफ सिरा। धमनी का 4 से 5 पॉइंट, सिरा का 4 से 5 पॉइंट, ठीक है। ये होता है धमनी और सिरा में अंतर, वायवीय अवायवीय में अंतर, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जो रुधिर होता है और लसिका में अंतर, देखो मैं कई सारा अंतर एक साथ लिख दिया हूं, जैसे आपका वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। तो ये 3 से 4 अंतर आपको तैयार ही करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये आपके डिफरेंस आते हैं, दोनों के बीच क्या अंतर है ये आता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, पोषण क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पोषण, ये सारे लॉन्ग ही हैं। पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जगह हैं, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी है उससे। तो पोषण के बारे में आपको पता होगा, व्हाट इज पोषण यानी न्यूट्रिशन, एंड ये कितने प्रकार का होता है, और ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कि जो पाचन तंत्र होता है क्या होता है, सचित्र पूरे भागों का वर्णन कीजिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बट ये जो था ना, ये वाला पाचन, ये जो पाचन तंत्र था, ये आपको केवल चित्र बनाना था, 4 नंबर मिल जाएगा। भाग भी लिखिए, यानी कि 4 नंबर का, यानी कि, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो सारा आपको अच्छे से भाग भी बताना है, ठीक है।
कोई हो दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो आपको एक एक भाग को डिस्क्राइब करना है जैसा मैंने पढ़ाया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो हृदय की संरचना होता है ना, उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, चित्र बना के अच्छे से हृदय की संरचना का आपको वर्णन करना है। तो हृदय की संरचना बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हृदय की संरचना जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो। 31 नंबर क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है, चित्र सहित भागों का वर्णन करना है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में बताना है और इसके चित्र भी बनाना है और उनके भागों का अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ लो और मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, पूरा चैप्टर आप लोग उसमें देख भी सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य बताइए। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स के आपको कार्य बताना है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो हमारे अंदर क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो क्या होता है और इसका उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये हमारे 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इन सब के लिए मेहनत करना पड़ा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे देखकर तैयार कर लें। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, मतलब किन्हें कहते हैं, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं वो क्या होता है, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करो, 3 से 4 जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, मानव मस्तिष्क, उसका आपको चित्र के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क, और अगर आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया तो आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है परागण की क्रिया तथा निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। जो परागण होता है, परागण की क्रिया, ध्यान से समझो, परागण और निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब आपको परागण और निषेचन दो होते हैं। परागण जो होता है वो आप लोगों को पता होगा फूलों में और बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन निषेचन जो होता है वो नर और मादा युग्मक से होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर देख लो। 37 नंबर क्वेश्चन, कायिक जनन किसे कहते हैं। जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन, ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, एक कायिक जनन, ठीक है, और विधि भी तथा उदाहरण भी दीजिए। कायिक जनन की आपको विधि भी बताना है भाई, कायिक जनन कैसे होता है, उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो कायिक जनन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, स्वपरागण। जो स्वपरागण होता है, परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। ठीक है, परागण के प्रकार है स्वपरागण, परपरागण में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जैसे जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट एक ही है, कोई उपाय भी लिखिए और इसको रोकने का उपाय भी लिखो। भाई जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, जनसंख्या विस्फोट इतनी तेजी से हो रहा है, तो इसको भाई रोका जाए, कोई आप उपाय लिखिए। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो जनन स्वास्थ्य होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जनन स्वास्थ्य पर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तथा भाग का वर्णन करो। जो पुष्प होता है, पुष्प का आपको फिगर बनाना है, पुष्प का चित्र बनाना है अच्छे से, और उनके जो भाग होते हैं उसका वर्णन भी करना है। मतलब उनके जो भाग होते हैं उसका आप अच्छे से वर्णन करो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। देखो, मैं आप लोगों को पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं बता रहा हूँ। अब आपको कितना आता है ये आपको पता होगा, कितना नहीं आता है वो आप कमेंट कर देना।
41 नंबर क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचात्मक, ठीक है, पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नर तथा जो मादा जनन तंत्र होता है वो तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है एक ना एक, तो वो आप तैयार कर लो। और यहां हमारा एक और 43 नंबर क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में अंतर, जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? डीएनए और आरएनए सभी को पता होगा डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। और कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो फुल फॉर्म भी देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सभी को पता होगा, ये सब चीजें तो माइंड में सेट होगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय है नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में क्या अंतर है? जो हमारे लक्षण प्रारूप होते हैं और जीन प्रारूप, लक्षण का मतलब लक्षण दिखाई दे जो भी है लंबा बौना, और जीन प्रारूप मतलब जो जीन है वो एक जैसा हो तो सारा जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप जो आपका दिखाई दे लंबा है तो वो आपका लक्षण प्रारूप, दो तीन चीजें, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हो? लिंग निर्धारण, ठीक है, और किरण आरेख द्वारा समझाइए। लिंग निर्धारण से ये पता चलता है कि होने वाला संतान जो है वो लड़का होगा या फिर लड़की, ठीक है। लिंग निर्धारण से हमें ये पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं चलता, क्योंकि 85% चांस होता है लड़की का, 85% लड़के का। अगर 1-2% इधर उधर हो तो भाई पता चल जाए, लेकिन नहीं, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता चलता, बट हाँ किरण आरेख के द्वारा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है? जीन क्या है? जीन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। जो जीन होता है वो क्या होता है, जीन के बारे में आप लोगों को पता होगा, और जीन की जो प्रकृति है प्रकृति का वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने और सारे पौधे को चुन सकते थे और किसी पौधे को चुन सकते थे, बट मटर को ही क्यों चुना? तो उनके 6 से 7 लक्षण बताए गए हैं आपकी बुक में, आपकी गाइड में। लो लक्षण आप लिख देना कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, ठीक है, बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम था, 3 नियम थे। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम, सेकंड, पृथक्करण का नियम, थर्ड, स्वतंत्र विहमन का नियम। तो मेंडल का जो नियम था उसको आपको अच्छे से बताना है, पढ़ाया गया है। 49 नंबर, मेंडल के द्विसंकर संकरण का वर्णन कीजिए। जो मेंडल का द्विसंकर संकरण है उसका आपको बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। अब हमारा फिजिक्स देखो, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? नियम भी लिखिए। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को पढ़ाया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 नियम भी बताया गया होगा, सभी को पता है, ये सारा तैयार कर लीजिए। 52 नंबर है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन कीजिए। जो हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके बारे में बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष का कारण भी लिखना है और इसका निवारण भी लिखना है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष 2 होते हैं, निकट और दूर में से कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में, तो निकट और दूर दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो यहां पूछ रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आइज, उसका आपको चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? चित्र सहित समझाइए। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उससे आप क्या समझते हो? चित्र के द्वारा अच्छे से समझाना है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध क्या है? जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है? जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन, वाट को परिभाषित कीजिए। जो वाट होता है, वाट सभी को पता है, वाट को आपको परिभाषित करना है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में हमारे कितने जूल होते हैं ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो वाट को आप परिभाषित कीजिए और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं वो भी आप लिख दो। 59 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ओम का नियम क्या है और सत्यापन सहित व्याख्या कीजिए। ओम के नियम का सत्यापन के साथ आपको व्याख्या करना है। ओम का नियम आप सबसे पहले बताओ कि है क्या, और फिर इनका सत्यापन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आएगा 7 नंबर में तो सत्यापन भी आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? जो R होता है वो R1 + R2
प्लस R3 ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निगमन कीजिए, कोई एक जरूर आएगा समांतर श्रेणी में से। तो R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 श्रेणी और समांतर है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 62 नंबर, बायो-सेवार्ट के नियम का वर्णन करो एंड चुंबकीय बल रेखा क्या है गुण भी बताना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र आपको निगमन करना है और फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम भी बताना है। तो ये 65 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चंस। तो ये हमारा 65 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल, आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल है ना, सब समझ लो एक साथ। न्यूमेरिकल पहला 66 नंबर, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भाई 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। अगला, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिनका अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एंड 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो। ये न्यूमेरिकल्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो बता दे रहा हूं। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। ठीक है, रखी वस्तु है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और किरण आरेख भी खींचना है। ये सब आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करना। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, यानी कि वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये 68 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए, किरण आरेख भी खींचना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, क्लास 10th साइंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाएगी, इसका द्वारा वस्तु का जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने प्रतिबिंब। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यहां देखो 73 नंबर, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताइए। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतंग विचलन कोण 38 डिग्री है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सारे पूरे बुक आपका आज खत्म हो जाएगा, सारा तैयार कर लो। ठीक है, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, 25 वाट के। एक कूलाम आवेश की रचना करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 77 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में आपको परिपथ में ए और बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक 9 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का। देखो ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है ये आप लोग और भी देख लेना, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, और भी देख लेना। ठीक है, और आप लोग देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए चित्र वाले क्वेश्चंस और भी आपको कहो तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। और भी देखो, एक फिगर वाला और देख लो। 78 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है, नहीं हाँ वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए।
अब ये देखो एक फिगर वाला, ये 7 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, जो ए और बी के मध्य आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए और बी के मध्य आई धारा, 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। तो ये हमारा फिगर 1 4 ओम का है, 1 2 ओम का है, 1 ओम का है, 1 2 ओम का, ये सारे प्रतिरोध है। 1 3 ओम का नीचे लगा, बी जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक। और लास्ट 80 नंबर न्यूमेरिकल है, देखो सारा 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण से रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो इसमें मैंने आपको पूरे बुक से 80 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ना, आपका न्यूमेरिकल भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है एंड लघु भी है, सारा ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन तैयार करोगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपने ये सारा क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया ना, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारा क्वेश्चन जिसने तैयार कर लिया 98 आप ला सकते हो 100 में, कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।